विभिन्न साथियों, सब्जेक्ट है बहुजन समाज की राजनीतिक चेतना, व्यवहार और दृष्टिकोण। तो बहुजन समाज की राजनीतिक चेतना, व्यवहार, दृष्टिकोण और अपेक्षाएं, इस टॉपिक को शुरू करते हुए हम लोग कुछ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़े तौर पर नहीं, लेकिन कुछ मोटे मोटे तौर पर मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा और आप लोग भी इसको अपने तरीके से और समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, जिस सब्जेक्ट को हमने जब डिजाइन किया, हम लोगों ने और साथियों ने बोला कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो इस सब्जेक्ट को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक पहला है बहुजन समाज की राजनीतिक चेतना, दूसरा बहुजन समाज का राजनीतिक व्यवहार, तीसरा बहुजन समाज का राजनीतिक दृष्टिकोण और चौथा जो है बहुजन समाज की राजनीतिक अपेक्षाएं। इस तरह का ये विषय है मेरे ख्याल से। और इस विषय पर जब हम डिस्कशन करना चाहेंगे तो विषय को समझने के पहले राजनीति जो है, राजनीति एक किसी भी समाज का, किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके ऊपर उसका पूरा दारोमदार निर्भर करता है कि वो किस तरह से जिएगा, उसका भविष्य किस तरह से निर्धारित होगा, उसके भविष्य को कौन कौन से अंगों को राजनीति छुएगी और उस राजनीति के मायने के तौर पर वो व्यक्ति जो है अपना अपलिफ्टमेंट किस तरह से करे। राजनीतिक अंग, उसके राजनीति जो है उसके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। और जब राजनीति उसके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है तो वो किसी भी व्यक्ति के लिए, इंडिविजुअल के लिए, किसी भी जाति के लिए, किसी भी वर्ग विशेष के लिए, समूह के लिए, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए और देश के लिए राजनीति बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट अंग है। और इस इम्पोर्टेंट अंग में केंद्र के तौर पर अगर कोई है तो केंद्र बिंदु इसमें व्यक्ति है, इंडिविजुअल व्यक्ति। और इंडिविजुअल व्यक्ति की समझ के ऊपर ही उसकी भविष्य की राजनीति, भविष्य के अंग निर्धारित करते हैं। इसलिए इस सब्जेक्ट को डिजाइन करते वक्त हमने इस तरह से इसको डिजाइन किया। अभी पहले टॉपिक को हम शुरुआत करते हैं कि बहुजन समाज की राजनीतिक चेतना। तो चेतना के क्या मायने हैं? व्हाट डज इट मीन चेतना? तो चेतना का मीनिंग है कि व्यक्ति की आत्म अनुभूति, वो क्या फील करता है, उसको क्या लगता है और वो किस तरह से इसको देखता है। चेतना एक प्रकार से आदमी की ज्ञान और ज्ञान मूलक मनोवृत्ति है। अगर उसके ज्ञान के साथ इसको नहीं जोड़ेंगे तो कॉन्शियसनेस जो है, कॉन्शियस, चेतना का इंग्लिश मीनिंग है कॉन्शियस। तो ये कॉन्शियसनेस जो है उसकी वृद्धि, उसकी संपदा, उसके हितों की रक्षा, उसके हित, अहित, अधिकार, ये सब जो है चेतना के ऊपर निर्भर है। तो चेतना इज कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड, माइंड की वो स्थिति है जिसमें वो ज्ञान का उपयोग करके अपने समाज की, अपने कुटुंब की, अपने परिवार की, अपने व्यक्तिगत तौर की दिशा निर्धारित करता है। और इस चेतना के पैरामीटर्स अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग परिस्थिति में। जैसे मृत व्यक्ति की चेतना ये मृत रहेगी, जीवित व्यक्ति की चेतना जीवित रहेगी, लेकिन वो जागरूक ही चेतना होगी ऐसा हम नहीं कह सकते। चेतना की अवधारणा जो है मन से और ज्ञान मूलक मन से निर्धारित होती है। अभी इस चेतना के स्टेजेस है, प्रकार है। चेतना है व्यक्तिगत चेतना,
सेल्फ कॉन्शियसनेस, दूसरा है उसकी सामाजिक चेतना, तीसरा है उसकी राजनीतिक चेतना, चौथा है उसकी समूह चेतना। अभी व्यक्तिगत चेतना में आदमी व्यक्तिगत हितों की रक्षा करेगा, वो हितों के बारे में सोचेगा कि मेरा भला बुरा किसमें है, मेरे परिवार का भला बुरा किसमें है, हित अहित किसमें है। इसके आधार पर जब वो समाज में विचरण करेगा, समाज में विचरण करने के बाद में जो उसने शिक्षा दीक्षा ली है, जो उसने पढ़ा लिखा है, जो उसने किताबें पढ़ी है, जो उसने टीवी देखा है, जो उसने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में गया है और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से उसके पास जानकारी इकट्ठा हुई है, वो जानकारी का सही उपयोग वो करता है और सही उपयोग करने के बाद वो ज्ञान में परिवर्तित होती है, ज्ञान में परिवर्तित होती है और उसके आधार पर वो अपने मत बनाते चलता है। उस मत के आधार पर उसकी सामाजिक चेतना की परिधि तय होती है। अभी व्यक्तिगत हितों की रक्षा कर रहा है, लेकिन उसको कास्ट का जो हित है, उसके जाति का, उसके समूह का हित है। जैसे धोबी व्यक्ति है तो वो अपने धोबी व्यक्तियों के तक सीमित रहेगा, अगर वो चमार व्यक्ति है तो वो चमार व्यक्तियों तक सीमित रहेगा, अगर वो महार व्यक्ति है तो वो महार व्यक्तियों तक सीमित रहेगा। ये दौर बाय दौर बदलते जाता है। अब ये कास्ट कॉन्शियसनेस है, इसको हम चेतना कह रहे हैं। उसमें जाति की जागृति आ गई कि मेरे जाति के लोग एक एक समूह में हैं और उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए, इसलिए उसने जाति का संगठन बनाना शुरू किया। जाति का संगठन बनाना शुरू किया तो उसने क्या किया कि उसने चमार संगठन बनाया, उसने जाटव संगठन बनाया, उसने महार संगठन बनाया, उसने अलग अलग प्रकार के तेली संगठन बनाया, कुर्मी संगठन बनाया। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसका सेल्फ से निकलकर वो आगे आया, सेल्फ कॉन्शियसनेस से निकल के वो आगे आया और उसने थोड़ा सा एक समूह का मतलब है कास्ट, उसके लिए उस कास्ट के प्रति उसकी जागृति आ गई। उसने बोला कि मेरे कास्ट के लिए मैंने कुछ करना चाहिए। आप बहुत लोग देख रहे होंगे कि विवाह मंडल लोग चलाते हैं, जाति के लेवल के विवाह मंडल चलाते हैं, वधूवर सूचक केंद्र चलाते हैं। तो वो उसकी कास्ट कॉन्शियसनेस है, वो कास्ट कॉन्शियसनेस के लिए बाहर आया, इसलिए उसने कास्ट के नाम से कुछ संगठन, कुछ मंडल स्थापित किए। वो कास्ट से जब मंडल स्थापित हो गए तो उसकी जाति जागृति का उभार होना शुरू हो गया। जाति जागृति का जब उभार शुरू हो गया तो उसको लगा कि जाति जागृति से हमारी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। राजनीति में हम जाति के आधार पर सफल होने से नहीं हो सकते, इसलिए उसकी कॉन्शियस का लेवल बढ़ गया, उसकी चेतना का लेवल बढ़ गया और उस चेतना के आगे वो क्लास कॉन्शियसनेस पे गया। अभी वो समूह जागृति पे गया। समूह जागृति में उसने ये कास्ट को पीछे छोड़ दिया। अभी वो कास्ट के बजाय क्लास की बात करने लगा। वो क्लास में अभी एससी हो गया, शेड्यूल कास्ट हो गया। वो क्लास में अभी शेड्यूल ट्राइब हो गया। वो क्लास में अभी अदर बैकवर्ड क्लासेस हो गया और उसने रिलीजियस माइनॉरिटी को ऐड किया। इसका मतलब है कि वो एससी, एसटी, ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटी के समूह तक आगे बढ़ा। फिर आपको संगठन के नाम मिलेंगे, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण संघ। अभी क्या हो गया, वो कास्ट कॉन्शियसनेस से निकल के क्लास कॉन्शियसनेस पे पहुंच गया। आपको नाम दिखेगा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, है ना, आपको नाम दिखेगा ओबीसी क्रांति दल। तो इसका मतलब है कि उसने पृथक लेवल पे एक सामाजिक कॉन्शियसनेस को विकसित किया, सामाजिक नवचेतना को उसने निर्माण किया। अभी इस सामाजिक नवचेतना आने की वजह से शेड्यूल कास्ट गोल बंद होना शुरू हुआ, शेड्यूल ट्राइब गोल बंद होना शुरू हुआ और अदर बैकवर्ड क्लासेस गोल बंद होना शुरू हुआ। लेकिन
ये तीनों क्लास जो है, तीनों चारों क्लासेस जो आप बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, वो चारों क्लासेस में ये जागृति का पैमाना या जागृति का लेवल जो है हर जगह एक जैसा नहीं है, हर समय एक जैसा नहीं है। यानी अगर हम उत्तर बेल्ट में जाएंगे, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, इस जगह जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि इसमें जैसे उत्तर प्रदेश में चमार, जाटो और अन्य जातियां जो है, इन जातियों में जाति जागृति बहुत पहले शुरू हुई। जैसे महाराष्ट्र में महार लोगों में जाति जागृति पहले शुरू हुई। तो इसका परिणाम ये हुआ कि ये जाति जागृति के आधार पर जातियों को इकट्ठा करने लग गए अपनी अपनी जातियों में। लेकिन उत्तर भारत के दूसरे राज्य जो है, जैसे राजस्थान, जैसे मध्य प्रदेश, जैसे उत्तराखंड, इन राज्यों में जो है जाति जागृति ये ओबीसी वर्गों में पहले शुरू हुई। इसके प्रमाण अपने को राजनीतिक पटल पर देखने को मिलेंगे। लेकिन पूरे देश का फिनोमेना हम जब देखेंगे तो ये देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट इस वर्ग में पहले तौर पर सामाजिक यानी समूह जागृति आई, और ये समूह जागृति बढ़ते 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 फिर इसकी राजनीतिक चेतना जागरूक हुई। फिर उसके बाद में उसको लगा कि शेड्यूल कास्ट अकेला आगे बढ़कर ये नहीं कर सकता, तो फिर उसने शेड्यूल ट्राइब जो स्वाभाविक रिजर्वेशन वाले ग्रुप है उनको इकट्ठा किया और उनकी सामूहिक राजनीतिक चेतना को टटोलने की कोशिश की। और उनकी देखा देखी फिर जब वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से भी काम नहीं बना, तो उसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को इकट्ठा करने की सोची और फिर लार्जर लेवल में सामूहिक जागृति जो है वह करना शुरू किया। तो इसका परिणाम ये हुआ कि इस जागृति का, इस कॉन्शियसनेस का परिणाम ये हुआ कि राज्यों में, अलग अलग राज्यों में इन्होंने जाति आधारित, समूह आधारित और क्लास, जो बड़ा क्लास है, बृहत से निकलकर बड़े इस पे जब आए तो बड़े प्लेटफॉर्म पे एक बहुजन समाज बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और इस बहुजन समाज बनने की प्रक्रिया का परिणाम ये हुआ कि इन राज्यों में उत्तर भारत वाले राज्य, मध्य भारत वाले राज्य और कुछ लेवल तक साउथ की भी बात हम करेंगे, साउथ वाले राज्य, लेकिन उत्तर भारत वाले राज्यों में ये समूह जागृति ने काम किया। समूह जागृति को लगा कि हम शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, बैकवर्ड क्लासेस है, लेकिन हमारी संख्या भी बहुत ज्यादा है। हम लोग 85% है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस और रिलीजियस माइनॉरिटी मिला के। लेकिन हम लोगों के सामाजिक समस्याएं पिछले 40 सालों में, 50 सालों में जस की तस बनी हुई है, और सामाजिक समस्याएं है, आर्थिक समस्याएं है, और ये समस्याएं सुलझाने का एकमात्र तरीका ये है कि हम लोग राजनीति में हस्तक्षेप करें। पहली ये शुरुआत। इन लोगों ने राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया, राजनीति में शामिल होने शुरू किया, राजनीति में भाग लेना शुरू किया, और वो राजनीति का हिस्सा बने, जिसका परिणाम ये हुआ कि इन जगहों पे, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन राज्यों में इनको राजनीतिक हिस्सेदारी मिलना शुरू, और ये राजनीतिक हिस्सेदारी मिलना शुरू हो गया। इसके वजह से उनके जो भौतिक प्रॉब्लम है, छोटे छोटे, जैसे इनके बस्ती में रोड नहीं है, इनके बस्ती में पानी की टंकी नहीं लगी है, इनके बस्ती में नल नहीं आए हैं, इनके बस्ती में झुग्गी झोपड़ियां ज्यादा है, इनके बस्ती में शहरी आवास योजना नहीं है। तो ये जो भौतिक चीजों में परिवर्तन आना शुरू हुआ, तो वो छोटे छोटे लेवल पर परिवर्तन आना शुरू हुआ। जिस मात्रा में इनकी राजनीतिक कामयाब हुई, उसी मात्रा में उनको राजनीतिक
भौतिक परिणाम दिखने को मिले। फिर शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को लगा कि हम पंचायतों में चुनाव जीते तो हमको ये मिला, हम विधानमंडलों में चुनाव जीते तो हमको ये मिलेगा, और उसके साथ में उनकी जागृति बढ़ती गई और ये बढ़ती गई का परिणाम ये हुआ कि राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस से बनना शुरू हो। आप लोग देखेंगे बिहार में ज्यादातर ओबीसी मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेंगे लालू प्रसाद के बाद में। लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, राबड़ी देवी। तो ये 25-30 सालों से जो है बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर आपको कौन मिलेगा? जीतन राम मांझी भी मुख्यमंत्री हो गए। ये आपको कौन मिलेगा? तो आपको अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग मुख्यमंत्री मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में आप आएंगे तो उत्तर प्रदेश में 95 के बाद आपको निरंतर चेंज दिखेगा। मायावती, मुलायम सिंह, अखिलेश, मायावती, अपना लोधी समाज का बीजेपी का मुख्यमंत्री जो है कल्याण सिंह, आपको राजनाथ सिंह। तो ये जो राजनीतिक पटल में बदलाव आया कि उत्तर भारत में आप लोगों को एससी, एसटी और एसटी तो नहीं है लेकिन एससी और ओबीसी के मुख्यमंत्री बनते हुए दिखे। मध्य प्रदेश में आप आएंगे तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह, कमलनाथ, शिवराज सिंह, उसके पहले जो है बाबूलाल गौर, ये ऐसे मुख्यमंत्री आना शुरू हो गए। ये इसलिए आना शुरू हुए कि जिस मात्रा में ओबीसी में राजनीतिक चेतना आई, एससी में राजनीतिक चेतना आई और एसटी में राजनीतिक चेतना आई, उसी मात्रा में यहाँ पे राजनीतिक परिवर्तन हुए। लेकिन इनमें जिस लेवल पर सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए था उस लेवल का सामाजिक परिवर्तन इनमें नहीं हो सका, क्योंकि इनमें क्लास की जागृति जो है, क्लास कॉन्शियसनेस एक लेवल से आगे नहीं बढ़ पाई। ये स्टेट पावर में तो आ गए लेकिन राष्ट्रीय पावर, देश की पावर में ये लोग नहीं आ सके। इसका परिणाम ये है कि इनमें जागृति का अभाव है और जिस लेवल का अभाव है उसी लेवल तक ये पहुंच सके। अभी इसमें ये चेतना जो है, राजनीतिक चेतना जो है, इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट रिलेशन है, एक्यूट रिलेशन है, वो है रिलेशंस विद द मनी। आप बोलेंगे ये कैसा है? द पावर शेयरिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मनी, कि राज्य की संपत्ति, परिसंपत्तियां जो होती है, उस परिसंपत्तियों में किस वर्ग की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रहेगी, ये है राजनीति। सरकार बनना, बिगड़ना, बनना, नहीं बनना, मंत्री बनना, नहीं बनना, ये सब जो है वो सब का सब निर्भर करता है कि राज्य की संपत्ति पर किसका अधिकार हो, देश की संपत्ति पर किसका अधिकार हो और उसका आवंटन का अधिकार किसके हाथ रहे। अगर देश की संपत्ति यानी एक साल का बजट अगर आपका 20 लाख करोड़ का है, 24 लाख करोड़ का है, तो ये 24 लाख करोड़ के आवंटन का परिणाम किसके हाथ में रहेगा? आवंटन की शक्ति किसके हाथ में रहेगी? और वो आवंटित करेगा ओबीसी को, वो आवंटित करेगा एससी को, आवंटित करेगा एसटी को, आवंटित करेगा बनिया को, ये आवंटित करेगा ब्राह्मण को, ये आवंटित करेगा 6000 जातियों। तो राजनीति उसके अंग को छू रही है, राजनीति उसकी शिक्षा निर्धारित कर रही है। शिक्षा कैसे निर्धारित कर रही है? राजनीति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा जो है अभी लॉकडाउन में पूरी तरह से बंद रहेगी, तो शिक्षा पूरी तौर से बंद है। तो आपकी ये जो पीढ़ी बन रही थी, ये 2 सालों में आप लोगों की पीढ़ी जो है शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लासेस के,
वो कच्चे घड़े बन के रह जाएंगे। या फिर वो हम लोग 40 करोड़ बच्चों के पढ़ाई का अगर देखेंगे हिसाब, तो उसमें आपके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चों की संख्या जो है वो 2 से 2.5 करोड़ के ऊपर नहीं होगी पूरे देश में। और 40 करोड़ बच्चों में से सिर्फ आपके 2 से 2.5 करोड़ बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो लगभग 35 करोड़ से 38 करोड़ बच्चे जो है उनके पास इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। इसका मतलब है कि 2-3 साल का उनके माइंड में गैप तैयार हो गया। तो राजनीति ने आपके शिक्षा के अंग को छुआ। लेकिन फिनलैंड में अगर आप जाएंगे तो फिनलैंड की शिक्षा वर्ल्ड में नंबर 1 है। तो वहां की सरकार आपके राजनीति से माध्यम से आपके शिक्षा के अंग को बहुत ज्यादा ऊंचा उठा रही है और वह वैश्विक स्तर पे नंबर 1 की शिक्षा बना रही है। तो राजनीति ने आपको शिक्षा के स्तर को पीछे ढकेल दिया, आगे बढ़ाया, ये आपकी राजनीति तय करती है और ये राजनीति आपके चेतना से निर्धारित होती है। राजनीति ने आपके रोजगार के अंग को छुआ, आपको डायरेक्शन दे दिया कि आपको रोजगार नहीं मिलेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। राजनीति ने छुआ। और राजनीति ने आपको डायरेक्शन दे दिया कि आप बॉन्डेड लेबर बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? क्योंकि आपकी सारी कंपनियां बेच दी जाएंगी, आपकी पीएसयू बेच दी जाएंगी, आपकी सरकार जो है निठल्ली हो जाएंगी, आपकी सरकार आपके लिए कुछ नहीं करेगी। तो आपके सामने क्या विकल्प है? आपके लिए सरकार रोजगार नहीं निकालेंगी, तो आपके विकल्प क्या है कि आप जो रोजगार मिलेगा वो करेंगे। आपको रोजगार कौन देगा? आपको रोजगार प्राइवेट संस्थाएं देंगी, नहीं देंगी वो उनके ऊपर निर्भर करेगा। तो आप कौन से लेबर बनेंगे? अनस्किल्ड लेबर बनेंगे। आप अनस्किल्ड लेबर बनेंगे और अनस्किल्ड लेबर बनने के लिए सरकार ने इसकी तजवीज कर दी है, इसलिए आप अनस्किल्ड लेबर बनेंगे। आपके यहाँ पे मॉर्टेलिटी रेट जो न्यूनेटल बच्चे हैं जन्मते हैं, उन न्यूनेटल बच्चे का मॉर्टेलिटी रेट क्या रहेगा वो सरकार के अंग ने छू लिया, क्योंकि आपको हेल्थ फैसिलिटी उपलब्ध नहीं कराएंगे। कहां पे नहीं कराएंगे? गांव में नहीं कराएंगे, आपको बड़े कस्बे में नहीं कराएंगे, आपको सिटी में भी नहीं कराएंगे और आपको दिल्ली में भी नहीं कराएंगे, मेट्रो में भी नहीं कराएंगे, राजधानी में भी नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि उसको इतना महंगा कर दिया जाएगा कि वो आपके पहुंच से परे हो जाए। तो यानी आपके आरोग्य को, आपके स्वास्थ्य के अंग को आपकी राजनीति ने छू लिया और उसको डायरेक्शन दे दिया कि यू विल नॉट बी एबल टू टेक अ बेटर हेल्थ फैसिलिटी इन द कंट्री। तो सीधा डायरेक्शन आपको दे दिया, राजनीति ने दे दिया। लेकिन ये पैसे पे नियंत्रण प्राप्त करने की बात है और इस पैसे पर नियंत्रण प्राप्त करते ही अगर वो आपने प्राप्त कर लिया तो आप तय करेंगे कि इसमें आपके आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा बेहतर से बेहतर हो जाए, उनका हेल्थ बेहतर से बेहतर फैसिलिटी मिले, उनको बेहतर से बेहतर रोजगार मिले, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप करे, या फिर वो कर्मकांड में विदित हो जाए, कर्मकांड में लिप्त हो जाए। आपकी सरकार तय करती है। और इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं, संरचना होती है, लेवल होता है, स्तर होता है, और वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट डिसाइड करते हैं कि आपके समाज की, आपके समूह की, आपके लोगों की राजनीति किस आधार पर जाएगी और वो किस लेवल पर अपनी बात करेंगे। इसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस है, अंतर्विरोध है, और ये अंतर्विरोध की वजह से राजनीतिक चेतना अगर आपकी जागृत नहीं है तो आपका समूह, आपका देश, आपके लोग जो है प्रभुत्व संपन्न लोग नहीं बन सकते। तो राजनीति में प्रभुत्व संपन्न लोगों का जो है एकाधिकार होता है, और वो जो जिनके पास प्रभुत्व कहां से आता है?
प्रभुत्व आएगा आपकी शिक्षा से आएगा, प्रभुत्व आपकी आर्थिक माली हालत से आएगा, आपका प्रभुत्व जो है आपकी हेल्थ कैसी है उस पर से निर्धारित होगा, आपका प्रभुत्व किस पर से आएगा कि आप अपने लोगों को कितना जानकारी देते हैं, कैसी जानकारी देते हैं, उनको कैसे तरह के नागरिक आप बनाना चाहते हैं, इसके आधार पर जो है प्रभुत्व आपका आएगा। तो प्रभुत्वहीन वर्ग और प्रभुत्व संपन्न वर्ग में हमेशा राजनीतिक लड़ाई होती है, और इस राजनीतिक लड़ाई को जब तक आपके पास राजनीतिक विवेक नहीं आता, और राजनीतिक विवेक ये राजनीतिक चेतना से प्रारंभ होता है, तब तक हम लोग जो है समाज को कोई भी राजनीति में आगे नहीं बढ़ा सकते। और अगर राजनीति में हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते समाज को, तो हम लोग सामाजिक हितों की रक्षा नहीं कर सकते, और जब तक हम सामाजिक हितों की रक्षा नहीं करेंगे तब तक हम लोग हमारे सामाजिक राजनीतिक व्यवहार को निर्धारित नहीं कर सकते। मैं इस पर से आने के बाद फिर समझ में जाऊंगा तो पूरी राजनीति के बारे में बात करूंगा। अभी हम लोग दूसरा जो पहलू है उस पहलू पर जाएंगे कि हमारे समाज का राजनीतिक व्यवहार, बहुजन समाज का राजनीतिक व्यवहार। तो व्यवहार क्या है? व्यवहार की व्याख्या हमको बहुत तरीके से कर सकते हैं। व्यवहार यानी क्या? व्यवहार का एक सिंपल वर्ड है कि एक दूसरे को गिव एंड टेक है, ये व्यवहार है। फाइनेंशियल व्यवहार है। लेकिन व्यवहार को इतना सिंपल वर्ड भी हम लोगों ने नहीं मानना चाहिए। ये व्यवहार है उम्मीद। व्यवहार क्या है? व्यवहार उम्मीद है। व्यवहार क्या है? व्यवहार ये आपकी हैबिट है। ये हैबिट से निर्धारित करता है कि आप लोगों के साथ किस तरह से बर्ताव करेंगे, किस तरह से आप उनके साथ रहेंगे। व्यवहार क्या है? व्यवहार है कि आप सामने वाले को, आपके सामने जो है वर्ग है, समूह है, उसको भावनात्मक रूप से किस तरह से जोड़कर रखते हैं। भावनात्मक रूप से आप उसको किस तरह से जोड़कर रखते हैं। व्यवहार है आपका निर्णय। व्यवहार है आपका विचार। व्यवहार है आप निर्णय को, व्यवहार को किस तरह से कार्यान्वित करते हैं, उसको किस तरह से अमल में लाते हैं। व्यवहार है आपका दूसरों के साथ किस तरह से आप वर्तन करेंगे, कैसा आगे बढ़ेंगे। व्यवहार है कि आप निरपेक्ष किस तरह से रहेंगे, न्यूट्रल किस तरह से रहेंगे। व्यवहार है कि आप अपना मूल्य निर्धारित कैसे करेंगे। व्यवहार है कि आप किस तरह का अध्ययन करेंगे, किस तरह का अवलोकन करेंगे, किस तरह की व्याख्या करेंगे। व्यवहार है किस तरह का आप निष्कर्ष निकालेंगे। व्यवहार है आप किस निष्कर्ष के आधार पर आपका जनमत बनाएंगे। व्यवहार है कि आप किस आधार पर सामाजिक अनुसंधान करेंगे। व्यवहार है कि आप किस आधार पर सामाजिक अनुसंधान और वैज्ञानिक सामग्री को इकट्ठा करेंगे। अभी ये बहुत सारी बातें हैं। बहुत सारी बातों में इसमें लड़ाई है, इसमें प्यार है, इसमें मोहब्बत है, इसमें सहज व्यवहार है, इसमें वैज्ञानिक व्यवहार है, इसमें सामाजिक व्यवहार है। इसमें सहज व्यवहार है कि आपने घोंसला बना लिया, आपने घर बना लिया। इसमें सहज व्यवहार है कि जानवर एक दूसरे से प्रेम करते हैं, प्रेमालाप करते हैं। इसमें सहज व्यवहार है कि आपने एक दूसरे को खाने पर बुलाया। ये सारे सहज व्यवहार है। लेकिन जब हम राजनीतिक व्यवहार की बात करते हैं तो राजनीतिक व्यवहार जो है ये पूरे जितनी भी बातें मैंने कही उस बातों को समुच्चय करके
इकट्ठा करके एक वर्तन बनता है और इस वर्तन को राजनीतिक घटनाओं एवं तथ्यों के विश्लेषण के साथ इसमें नई इकाइयों को जोड़ना, नई पद्धतियों का अवलंब करना, नई तकनीक विकसित करना और इसके साथ साथ उसकी वैज्ञानिक व्याख्या करना। और ये सब जो है अर्थशास्त्र का अंग है। मैंने इसके पहले भी एक इसमें कहा था, एक सब अर्थशास्त्र का अंग है और अर्थशास्त्र कभी राजनीति का अंग हुआ करता था, राजनीति अर्थशास्त्र का अंग हुआ करती थी। तो इसमें तुलनात्मक दृष्टया अगर हम सोचेंगे तो हमारे लोगों का व्यवहार जो है, राजनीतिक व्यवहार कैसा है, हमारे लोगों का, बहुजन समाज के, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का राजनीतिक व्यवहार ये तुलनात्मक दृष्टया बहुत ही छोटा सा व्यवहार। राजनीतिक व्यवहार ये है कि वो किसी एक जाति को लीड करके सारी जाति समूहों ने उसका साथ में उसका साथ देना चाहिए, ये अपेक्षा करता है। वो अपेक्षा करता है कि मैं बड़ी बात करूंगा राजनीति की और उस राजनीति की बात को लीड करेगा मेरी जाति। मैं बात तो करूंगा समूह की, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, रिलीजियस माइनॉरिटी की, लेकिन वो अपेक्षा करेगा, अगर वो ओबीसी का है तो वो अपेक्षा करेगा कि इसको मेरी ही कम्युनिटी या मैं ही लीड करूंगा। वो बड़े राजनीतिक पटल की बात करेगा, लेकिन वो शेड्यूल कास्ट से है तो वो बोलेगा कि इसको लीड करने की जिम्मेदारी सब मेरे ही पास होनी चाहिए, दूसरे किसी के पास नहीं होनी चाहिए। अगर वो शेड्यूल ट्राइब से है तो वो बोलेगा कि मावा माटे मारी सरकार, तो इसमें जो है मेरा ही हक होना चाहिए, लेकिन मैं बात करूंगा लार्जर प्रोस्पेक्टिव की, लार्जर राजनीतिक सफलता की। वो आगे आकर ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरा बड़ा भाई नेतृत्व करेगा, या ऐसा नहीं करेगा कि मेरा बड़ा भाई ओबीसी नेतृत्व करेगा, मेरा बड़ा भाई एससी नेतृत्व करेगा, या मेरा बड़ा भाई छोटा भाई शेड्यूल ट्राइब नेतृत्व करेगा। अगर वो नेतृत्व के ऊपर अड़ जाता है तो साथियों, वो पंख में लेकर चलने वाली जो बात है वो बात आगे नहीं बढ़ सकती। और राजनीतिक सफलता के लिए आपको इस तरह से नेतृत्व विकसित करना पड़ेगा। तो इस राजनीतिक व्यवहार में हम लोगों की अपेक्षाएं बहुत हायर है। शेड्यूल कास्ट, खासकर शेड्यूल कास्ट, महाराष्ट्र के शेड्यूल कास्ट की राजनीतिक अपेक्षाएं बहुत हायर है। और ये हायर अपेक्षा रखने के बावजूद उसका वर्तन जो है, उसका व्यवहार जो है वो बहुत ही सीमित है। कैसा सीमित है कि अगर बहुजन की बात कर रहा है तो बहुजन लोगों के साथ मिलना जुलना पड़ेगा। आने वाली सारी समस्याओं को एक समूह के साथ दूसरे समूह को डिस्कस करना पड़ेगा। कम से कम रोटी का व्यवहार विकसित करना पड़ेगा। एक दूसरे को पूर्ण विश्वास में लेना पड़ेगा। अगर ये नहीं करते हैं तो बड़ी राजनीतिक सफलता की बात करना, सोचना और अपने आप में खुश होना आप ये कर सकते हैं, लेकिन इसको जमीन पर, सतह पर सही साबित करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा आगे आके आपके राजनीतिक व्यवहार को बदलना पड़ेगा। तो राजनीतिक व्यवहार कैसे बदलेगा? जब तक आपका सामाजिक व्यवहार और सामाजिक अभिसरण नहीं होगा। तो सामाजिक व्यवहार क्या है? सामाजिक व्यवहार यह है कि आप अपने समूह के भाई के साथ भी अगर भाईचारा विकसित नहीं करते हैं, मानवता नहीं दिखाते हैं, अनुसंधान नहीं करते हैं, उनके साथ में शेयर नहीं करते, शेयरिंग नहीं करते हैं,
तो निश्चित तौर पर आपका समूह जागृति भी मार खा जाएगा। और समूह जागृति जब मार खाएगा तो राजनीतिक जागृति होगी नहीं, राजनीतिक जागृति नहीं होगी तो राजनीतिक सफलता आपको नहीं मिलेगी। अभी आप देख लीजिए कि बहुजन समाज की राजनीतिक जागृति के पहले वाला दौर अगर देखेंगे, हम बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं जाएंगे। बाबा साहब के समय में राजनीतिक जागृति लिमिटेड लेवल पे जो भी हुई, बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के दायरे तक चुनाव लड़े और उसमें सफल हुए। उस लेवल तक, जितने लेवल तक उन्होंने अपना काम किया था वो सफल हुए। तमिलनाडु में जाएंगे तो तमिलनाडु में पेरियार जी ने अपना क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन कराया, ब्राह्मिन्स और नॉन ब्राह्मिन्स, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण लोगों की पॉलिटिकल पार्टी में क्लियर कट ये कर दिया। और उनके पॉलिटिकल पार्टीज ने, डीएमके ने क्या किया कि गैर ब्राह्मण लोगों को इकट्ठा करना है। गैर ब्राह्मण लोगों को इकट्ठा करने के लिए जो आइडियोलॉजी है उसको तीक्ष्ण तौर पर क्लियर कट लोगों के सामने रखा। और क्लियर कट लोगों के सामने रखने का परिणाम ये हुआ कि पीपल अप्रोच, पीपल गैदर, पीपल यूनाइट एंड पीपल रिजल्टेड। वहां पे रिजल्ट आया और रिजल्ट आने का परिणाम ये है कि आज भी आप देखेंगे कि तमिलनाडु में गैर ब्राह्मण लोगों के अलावा सरकारें नहीं चल सकती। फिर बाद में प्रतिक्रांति का दौर आया, उसको हम अलग से देखेंगे। लेकिन इस आइडियोलॉजी को स्प्रेड अप करने के लिए जिस तरह का आपने निर्णय लिया है उसी आधार पर आपको चलना पड़ेगा। अन्यथा आप अगर कंप्रोमाइज करते गए तो आपके साथ वो नहीं होगा जो आप चाहते हैं। आप तमिलनाडु के बाद में केरल में जाएंगे। केरल में आप देखेंगे कि सरकारें एक ही कम्युनिस्ट पार्टी की आ रही है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारें जो है वो कौन सा परिवेश लेकर आ रही है? वहां पे वो परिवेश लेकर आ रही है कि हम लोग सादे सरल लोग हैं, मजदूर लोग हैं। मजदूरों का नेता भला ही वहां पे ब्राह्मण है, लेकिन वो जो पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं वो पैटर्न यही है कि जिस तरह की वर्गवाद की राजनीति उन्होंने वहां पे की, वर्गवाद बोले तो मजदूर और भांडवलदार, मजदूर और पैसा देने वाला कारपोरेट। तो कारपोरेट के अगेंस्ट में मजदूर है, इसके वजह से सभी लोगों को ऐसा लगता है कि वहां मजदूरों की सरकार है और मजदूरों की सरकार वहां पे चलती है। तो ये जो प्लेटफॉर्म बनाना है वो प्लेटफॉर्म बनाना है। प्लेटफॉर्म बनाने के लिए सामूहिक व्यवहार जो है वो व्यवहार की आवश्यकता होती है और व्यवहार निर्धारित करता है आपका एक्शन, कृति, आप किस तरह का एक्शन करते हैं। तो पॉलिटिकल एक्शन करने के लिए हमारे लोग जो है कितना पीछे आ रहे हैं, आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं। आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, सब लोग आगे जाके हम लोग देख सकते हैं। अगर राजनीतिक व्यवहार अगर सफल तौर पर नहीं है, आपका सामाजिक व्यवहार सफल तौर पर नहीं है, तो आपका राजनीति भी सफल नहीं हो सकती। जैसे सामाजिक जड़ें आपकी मजबूत नहीं है तो राजनीतिक जड़ें आपकी मजबूत नहीं हो सकती, राजनीति सफल नहीं हो सकती। तो व्यवहार की दृष्टिकोण से राजनीति में आपको लोगों को साधना पड़ेगा, लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, लोगों के समूहों को एड्रेस करना पड़ेगा, लोगों के समूह दर समूह में आपकी लीडरशिप एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी और एस्टैब्लिश लीडरशिप के बाद में उन लोगों का सुनना पड़ेगा। एक प्लेटफॉर्म पे सब लोगों को बैठना पड़ेगा और हर समूह से, हर कम्युनिटी से, हर यहाँ से
जो बोर्ड बनेगा, कमेटी बनेगी, वो जो आपको सुझाव दे रही है, उस सुझाव पर कंसोलिडेट जो है आपको निर्णय करना पड़ेगा। और वो कंसोलिडेट निर्णय करने के बाद ही जो है हम लोग राजनीतिक दावपेच आगे सच से बढ़ा सकते हैं। तब जाके आपका व्यवहार सक्षम होगा। व्यवहार सक्षम होगा तो आपकी क्रेडिटेबिलिटी बढ़ेगी। क्रेडिटेबिलिटी बढ़ेगी तो आपकी राजनीतिक पूछ बढ़ेगी। राजनीतिक पूछ बढ़ेगी तो आप लोग राजनीति में सफल होने के लिए ज्यादा सक्षम हो जाएंगे। ये व्यवहार की बात। अभी हम लोग राजनीतिक दृष्टिकोण पर बात करेंगे। दृष्टिकोण क्या है, हमारे पास क्या दृष्टिकोण, क्या विजन है लॉन्ग टर्म पे, शॉर्ट टर्म पे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में भी अगर हम समझो उसको 20 साल के लिए, 10 साल के लिए और 5 साल के लिए अगर डिसाइड करते हैं तो वो अलग अलग। तो ये 5 साल वाला जो है इसको हम शॉर्ट टर्म में डालेंगे, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। तो हमारा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हमेशा ही शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है। उनको लगता है कि ये चुनाव हम हार गए तो अगले चुनाव में हम लोग शासक हो जाने चाहिए। डज इट मीन, डज इट पॉसिबल? कोई भी 5 साल में शासक नहीं हो सकता। 5 साल की अगर वो रणनीति लेकर चलता है तो वो शासक नहीं हो सकता। हम लोगों ने देखा है कि हम लोग 5 साल का भी प्लानिंग नहीं करते। 5 साल का भी प्लानिंग नहीं करते। अगर 5 साल का प्लानिंग जिस स्टेट के पास, जिस जिले के पास नहीं है, तो वो 5 साल के प्लानिंग नहीं होने के बावजूद भी जो लोग कई सालों से सत्ता में हैं, उन लोगों को कैसे मात दे सकता है? प्लानिंग रिक्वायर्ड, इसको संयोजन बोलते हैं, इसको मनी बोलते हैं, इसको अलग अलग जिम्मेदारी का वहन करना है, इसको जिम्मेदारी बांटना है, इसका रिपोर्टिंग लेना है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है प्लानिंग। जैसे एक फिल्म बनती है तो उसमें डायरेक्शन कौन करेगा, उसमें हीरो कौन होगा, इसमें डायलॉग डिलीवरी कौन करेगा, इसमें गाना कौन गाएगा, इसमें हीरोइन कौन होगा, हीरो कौन होगा, प्रोड्यूस कौन करेगा, इसका टिकट बिक्री कौन करेगा, ये सारी चीजें जो है एक फिल्म बनाने में है। उसी तरह से अगर आपको एक सत्ता हस्तगत करनी है तो सत्ता हस्तगत करने के लिए आपको कंटिन्यूअसली रिगरस एफर्ट्स करके प्लानिंग बनाना पड़ेगा। प्लानिंग बनाने के बाद इसको एग्जीक्यूट करने वाले जो है लोग लगेंगे। उसको एग्जीक्यूट करने वाले लोग के साथ में जमीनी लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, ग्रामीण स्तर पर आपके पास कार्यकर्ताओं का फौज होना चाहिए। तब जाके आप जो है ये सपना देख सकते हैं। हम लोग दृष्टिकोण क्या रखते हैं? दृष्टिकोण हमारे लोगों का, समझो शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का दृष्टिकोण क्या है? बहुत सारे लोग इसमें निगेटिव भी है। सत्ता इतनी आती नहीं आती, ये उस चक्कर में ठीक है। ये हो गए एक तरह के। दूसरे तरह के लोग, हम फुल मेजॉरिटी में आ रहे, बिल्कुल हमारी सत्ता आने वाली है। तो ये जो दो लोगों में विसंगतियां हैं, ये विसंगतियां इसलिए है क्योंकि वो सोचकर कुछ भी नहीं करते। वो सोचकर कुछ भी नहीं करते। और जो मध्यम वर्ग है, बीच वाला वर्ग है, इसमें कार्यकर्ता लोग है, इसमें वेल विशर्स है, इसमें थिंकर है, सिंपैथाइजर है, बहुत सारे लोग हैं। ये लोग बड़ी आशा भरी निगाहों से लोगों को देखते हैं कि भाई उनको भी निगेटिव पसंद नहीं। वो जो लोग बोलते हैं कि नहीं आने वाली, उनसे दूर किनारा करते हैं, उनकी बात सुनते नहीं। लेकिन जो आती है उसके पीछे लगते हैं, लेकिन उसको कभी ये नहीं पूछते कि भाई कैसे आती है, इसका क्या पैरामीटर्स है। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध में अगर सफल होना है तो सबसे पहले पेपर पे सफल होना पड़ता है, कागज पे सफल होना है।
और राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण जो है वो जब तक पेपर पर सफल नहीं होता तब तक वास्तव में सफल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये युद्ध से बड़ा है, युद्ध से बड़ा है। इसमें डोमिनेंट लोग हैं, इसमें एक कम्युनिटी, एक समूह, एक वर्ग का जो है अधिपत्य है, और इस अधिपत्य को आप हटाना चाहते हैं तब आपको आपका फुल प्रूफ प्लानिंग की आवश्यकता है। हमारा दृष्टिकोण क्या है? पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो आ जाएगा, कहां से आएगा? समाज का छोटा मोटा जो कर्मचारी है, वर्ग 3 का कर्मचारी है, वो हमको देंगे। चुनाव की रिक्वायरमेंट क्या है? आज चुनाव इतने महंगे हो गए हैं। एक कारपोरेशन का चुनाव रहते हैं, कारपोरेशन का चुनाव में लोग 30-30 लाख से लेके 3-3 करोड़ तक खर्चा करते हैं। बड़ी कारपोरेशन की बात कर रहा हूं, और छोटे कारपोरेशन में भी 10-20 लाख से कम खर्चा आने वाला नहीं है। कारपोरेशन की बात कर रहा हूं। विधानसभाओं में लोग जब चुनाव लड़ते हैं, इंडिपेंडेंट जैसे लोग चुनाव लड़ते हैं, तो वो खर्चा काउंट करते हैं। कैसा? मालूम कि एक वोट का खर्चा जो है कम से कम 5 से 7 हजार आएगा। 5 से 7 हजार खर्चा। तो चुनाव जीतने के लिए अगर 50 हजार वोट चाहिए तो 50,000 वोट इंटू 7,000 कितना हो गया? कितना हो गया? 350 करोड़। अरे 350 करोड़ अगर एक विधानसभा जीतने के लिए लोग खर्चा करने की तैयारी रखते हैं, तो ये जो है, ये पैसा अगर एक विधानसभा की बात नहीं है, अगर समूह की बात है, तो समूह समाज की बात अगर है, तो वो ऑब्वियसली एक विधानसभा के लिए नहीं लड़ेगा, वो सरकार प्राप्ति के लिए लड़ेगा। और सरकार प्राप्ति के लिए अगर समझो एक महाराष्ट्र की बात की जाए तो आपको 150 एमएलए चाहिए। 150 एमएलए का हिसाब लगाओ, इतने आपकी खर्चा करने की ताकत है। और वो क्लास 3 का कर्मचारी कारकुन जो है आपको इतने करोड़ रुपए दे सकता है? नहीं दिया। यानी मैं दृष्टिकोण की बात बता रहा हूं। पैसा इकट्ठा करना अलग बात है, लेकिन जब संयोजन सब चीजों का ठीक होगा तो छोटा पैसा भी आपके काम में आ सकता है। जिसको 3 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़ लग रहे, 350 करोड़ रहे, उसको 3 करोड़ में काम हो सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि पैसे के बगैर आप चुनाव जीत जाओ, ऐसा भी नहीं है। संयोजन करने के लिए, हर चीज के लिए आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, और वो पैसे की आवश्यकता अगर आपको पड़ेगी तो उस हिसाब से आपको कार्यकर्ताओं का नेटवर्क जाला बनाना आवश्यक है, अन्यथा आप लोग इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। दृष्टिकोण, अगर दृष्टिकोण ही ऐसा है कि हम लोग सफल हो जाएंगे, किसके भरोसे हो जाएंगे? किसके भरोसे हम लोग सफल हो जाएंगे? दृष्टिकोण यही है कि किसी चीज को, किसी बात को, किसी विषय को खास पहलू से अगर उसको देखना है, खास पहलू से उसकी अगर छानबीन करनी है, खास पहलू से उसको अगर तराशना है, तो वो तराशना है दृष्टिकोण। तो हम लोग एक चुनाव की बात को अगर समझो दृष्टिकोण रख कर करते हैं, तो दृष्टिकोण में ये आ गया कि आप पैसा कहां से लाएंगे, दृष्टिकोण में आप आया कि कार्यकर्ता कहां से आएगा, दृष्टिकोण में आपका आएगा कि आपका वार रूम कहां पे बनेगा, दृष्टिकोण में ये आ गया कि आपका उम्मीदवार कौन होगा, दृष्टिकोण में ये आ गया कि आपके लिए कितने लोग घूमेंगे, कैसे घूमेंगे, कौन से गाड़ियों में घूमेंगे, ये सब है। लेकिन
हम लोग मोटा मोटी अगर कलेक्टिव थॉट्स में अगर जाते हैं तो कलेक्टिव थॉट्स में यही है कि आपकी राजनीति सफल होने के लिए पैसे का प्रबंध कहां से होगा, अगर पैसे का प्रबंध करना है तो कौन करेगा। अगर इसका जवाब नहीं में आया तो इसका आंसर, आपका रिजल्ट किस में आएगा? इसका ऑब्वियसली रिजल्ट भी आपका नो में आएगा, रिजल्ट भी आपका नो में आएगा। यू वोंट सक्सीड। हाँ, भले ही आप कारपोरेशन में 5, 10, 6, 8, 10 सीटें जीत जाएंगे, क्योंकि वो बहुत छोटे माइक्रो लेवल का चुनाव होता है, और ये चुनाव कितना कारगर है अपने लिए हमने पिछले इसमें देख लिया। हम लॉ मेकिंग बॉडी में जाने की बात कर रहे हैं, और लॉ मेकिंग बॉडीज है विधानसभा और लोकसभा। तो इसमें हमारा दृष्टिकोण जो है वो जब जितना कमजोर रहेगा, जितना वीक रहेगा, जितना ये रहेगा, उतना ही हमारा आंदोलन, हमारी राजनीति, हमारा व्यवहार, हमारा सब कुछ फेल होते जाएगा, कमतर होते जाएगा। ये 3 चीजें मैंने आपको बताई है कि हमारा राजनीतिक चेतना, राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक दृष्टिकोण। अभी हम आते हैं कि राजनीतिक अपेक्षाएं क्या है। हमारी अपेक्षाएं क्या है, राजनीति की अपेक्षाएं क्या है, बहुजन समाज की अपेक्षाएं क्या है। बहुजन समाज की अपेक्षा आहे की हमको बाबासाहेब ने बताया की जा तुमच्या घराच्या भिंतीवरती लिहून टाका की तुम्हाला या देशाची शासन करती जमात बनायचं। अपेक्षा है। मान्यवर कांशीराम साहब ने बताया कि राजनीतिक चाबी ये सभी समस्याओं का हल करने वाली चाबी है। गुरु के लिए जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, चलो संसद की ओर। ये सब जो है ये क्या है कि हमारी राजनीतिक अपेक्षाएं बहुत हायर लेवल की, और इस राजनीतिक अपेक्षाओं को हायर लेवल पर पहुंचाने के लिए हमको करिश्माई नेतृत्व मिला था माननीय कांशीराम जी साहब। उसके बाद में फिर से जो है करिश्माई नेतृत्व की हमको आवश्यकता है। लिमिटेड लेवल का नेतृत्व और आगे का नेतृत्व, इसमें बहुत अंतर है। करिश्मा अभी जैसे राजनीतिक अपेक्षा है कि हमारी हर राज्य में सरकार आनी चाहिए, हमारी केंद्र में सरकार आनी चाहिए, हमारी मेजोरिटी में सरकार आनी चाहिए, और हम लोग सत्तासीन समाज होना चाहिए या शासन करती जमात होनी चाहिए। ये अपेक्षा है। अगर शासन करती जमात होनी चाहिए अगर हमको लगता है, तो शासन करती जमात को पहले अपनी तैयारी करनी पड़ती है। उसको बलवान बनना पड़ता है, उसको पहलवान बनना पड़ता है, उसको पैसे वाला धनवान बनना पड़ता है। पहलवान, धनवान, बलवान ये सब बनना पड़ता है, और ये सब बनने के बाद वो शासनकर्ता बन जाता है। टू मेकिंग की प्रक्रिया में हम लोग हर बार मेकिंग में पीछे छूट रहे हैं। मेकिंग में भी हम लोग पीछे छूट रहे हैं। अगर हम मेकिंग में पीछे छूट रहे हैं तो हमारी जो अपेक्षाएं है वो अपेक्षाएं फुलफिल नहीं हो सकती। ये हो गई वन साइडेड अपेक्षा। लेकिन सामाजिक आंदोलन चलाने वाले कार्यकर्ता के तौर पर अगर हम समाज की अपेक्षाएं देखेंगे तो समाज की अपेक्षाएं क्या है? समाज की अपेक्षा है कि पढ़ा लिखा वर्ग आगे आना चाहिए, उसने हमको मुक्ति दिलानी चाहिए। ये पढ़ा लिखा वर्ग की क्या अपेक्षा है कि राजनीतिक वर्ग आगे आना चाहिए और उसने हमको मुक्ति दिलानी चाहिए हमारी समस्या। तीसरा एक वर्ग है कि वो कभी सोचता ही नहीं कि इसका क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो राजनीतिक वर्ग भी अपरिपक्व है, सामाजिक वर्ग भी जो है परिपक्व है, नौकरी पेशा वर्ग भी अपरिपक्व है। और ये दोनों अपरिपक्व लोग जो है एक दूसरे से परिपक्वता की अपेक्षा रखते हैं,
और वो हमको न्याय दिलाएंगे ऐसी अपेक्षाएं रखते हैं, वो हमको सत्ता दिलाएंगे अपेक्षाएं रखते हैं, वो हमारे लिए काम करेंगे ऐसी अपेक्षाएं रखते हैं। तो दोनों जो एक दूसरे से अपेक्षाएं रख रहे हैं, इन लोगों को साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा। और ये कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए जो है माननीय कांशीराम साहब ने बामसेप का निर्माण किया और बामसेप के निर्माण के माध्यम से बाद में जो है बहुजन समाज पार्टी। लेकिन देश में आज भी ये दोनों वर्ग एक दूसरे से अपेक्षाएं रख रहे हैं, लेकिन साथ में अपेक्षाओं का फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है। इस अपेक्षाओं को अगर बढ़ाना चाहते हैं, इसको अगर मूर्त रूप देना चाहते हैं, इसको अगर सही करना चाहते हैं, तो सही करने के लिए हम लोगों को हमारी राजनीतिक चेतना की लेवल जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। हमारी राजनीतिक चेतना के साथ साथ हमारी सामाजिक चेतना, संचेतना, हमारे सामाजिक सौहार्द और हमारी सामाजिक रिलेशनशिप को बढ़ावा देना पड़ेगा। तब लोग हम सामाजिक चेतना को विकसित कर पाएंगे। सामाजिक चेतना को विकसित करने के बाद में हम लोगों का सामाजिक व्यवहार, राजनीतिक व्यवहार, इसमें परिवर्तन आएगा। और सामाजिक और राजनीतिक व्यवहार में परिवर्तन आने के बाद में हम लोग व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकेंगे। और जब हमारा व्यापक दृष्टिकोण होगा, तब हम लोग दूसरे से अपेक्षाएं करना बंद करेंगे, क्योंकि हम लोग खुद उस अपेक्षाओं को, उस भावनाओं को समझेंगे, फील करेंगे और हम लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश में जुट जाएंगे। अगर हम लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश में जुट जाते हैं, तब हम लोग राजनीतिक कॉन्शियस लोग हैं, ऐसा हम कह सकेंगे। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों में राजनीतिक चेतना का आज भी अभाव है। राजनीतिक चेतना का अभाव आज भी है और इस चेतना के अभाव को अगर हम जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी हमको दूर करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में हमारी चेतना पूरी तरह से मर जाएगी, पूरी तरह से शिथिल हो जाएगी, पूरी तरह से गायब हो जाएगी। तो राजनीतिक चेतना को हमको उभार देना है, उसको स्टिमुलेट करना है, उसको समाज के हर अंग तक पहुंचाना है, उसको राजनीति में सही गलत की पहचान कराने के लिए हम लोगों को आगे आकर काम करना है। उसका राजनीतिक व्यवहार और दृष्टिकोण जो है वो ठीक करने के लिए अपने आप में भी मेकिंग की प्रक्रिया में हमको रहना पड़ेगा और तब जाके हम लोग राजनीतिक सफलता की आस लगा सकते हैं। साथियों, ये सारा व्यवहार, सारा वर्तन और सारी जो हम बात कर रहे हैं बहुजन सोशल चेंज इस पेज पर, हम लोग चाहते हैं कि समाज की सामाजिक राजनीतिक जड़ें जो है वो मजबूत हो जाए। सामाजिक गैर राजनीतिक जड़ें जो है मजबूत होती है तो समाज की राजनीति फ्रूटफुल होती है। समाज की राजनीति अगर फ्रूटफुल होती है तो हम जो समाज निराश हो रहा है उसके बजाय वो सफलता देखेगा और सफलता देखेगा तो उसमें आशा का संचार होगा। आशा का संचार होगा तो हम लोग सफल होने में और हमको उर्वरक मिलेगा, खाद मिलेगा और हमारा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस का बहुजन समाज जो है राजनीतिक तौर पर सफल हो जाएगा। वो हमारे लिए बहुत ही महत्तम, बहुत ही खुशी का दिन होगा और इसलिए इस सोशल चेंज इस पेज के माध्यम से हम लोगों ने एक कोशिश की है कि हम लोग इस पर प्रकाश डालें कि हमारी राजनीति सफल कैसे हो। राजनीति सफल होने के लिए इन चीजों में हमको बदलाव लाने की आवश्यकता है। आप लोगों को इस चेंजेस के लिए, समाज में बदलाव के लिए और राजनीतिक सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। भविष्य में हम लोग सारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस के बहुजन लोग जो है सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर सफल हो जाएंगे एक दिन, ये पक्का विश्वास रखते हैं और आपको भविष्य के लिए, भविष्य के बेहतरी के लिए शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम साथी।